औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून और इंसाफ के साथ हर जुमेरात की तरह आज भी आपके लिए हाजिर हैं। मैं बैरिस्टर अली ताहिर और मेरे साथ हमेशा की तरह शाहिद हुसैन सुमरो साहब, एडवोकेट। सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? सर, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेल, बट अब शायद आपको आदत हो गई हो कि हमेशा मैं यही शुरू करता हूँ कि कुछ शायद कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनकी वजह से फिर से डिसअपॉइंटेड हूँ। और चूँकि पाकिस्तान से प्यार है तो शायद जो चीज़ें इस वक्त इस मुल्क के साथ हो रही हैं वो देखते हुए बहुत ही दुख होता है। नज़र ये आता है कि जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस 15 दिन के अंदर 84-85 रुपीज़ तक बढ़ा दी जाएँ और इन्फ्लेशन ऑलरेडी ऑन द सर्ज हो, हमें नज़र आ रहा हो कि लोगों के पास हैं कुछ नहीं, और इस मुल्क के जो लीडरान हैं वो अपने अरबों रुपए के साथ बाहर बैठे हुए हो सुकून से। कोई जो है वो बनी गाला में बैठा हुआ हो, कोई लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में बैठा हुआ हो, कोई बिलावल हाउस में बैठा हुआ हो। लेकिन यहाँ की जो हमारे जो आम लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो कंबाइंड इन तमाम लीडर से ज़्यादा मेहनत करते हैं पत्थर तोड़ के, उनके पास उनके जो हालात हैं वो देख के बड़ा दुख होता है। और फिर उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जो पंजाब असम्बली के साथ हुआ, अब चूँकि हूँ तो वकील, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स होती हैं वो जैसे ही कोई ख़बर टीवी पे आती है तो आपको पता है कि हम तो फिर वो बैठ जाते हैं उसकी डिटेल्स लेने, और एक हमारा सब्जेक्ट है। तो पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ देखने में ये आता है कि एक हिपोक्रेसी इस मुल्क के अंदर मौजूद है। वो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी क्या है उसका पहले मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल दूं और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जांपल की तरफ आऊं। वो लेमैन हिपोक्रेसी शायद साहब ये है कि जिस वक्त आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप कहते हैं पेट्रोल बम गिरा दिया, अवाम मुतमिल नहीं हो सकती, कौन खरीदेगा, महंगाई अरूज पे है। लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं तो वो पीटीआई या नून लीग वो एक ही बात करती है, पिछली हुकूमत की वजह से सारा कुछ हो रहा है, हमारी तो कोई गलती नहीं है। इसी तरह जब आप अपोजिशन में होते हैं आप कहते हैं इलेक्शन कराओ, लोगों के पास जाओ, लेकिन जैसे ही आप हुकूमत में आते हैं तो आप कहते हैं नहीं जी, जो आईनी मुद्दत है वो पूरी करेगी। तो ये पॉलिटिकल हिपोक्रेसी अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे भी नजर आ रही है। हो क्या रहा है कि देखें, जो स्पीकर पंजाब असेंबली का जो मौकफ है मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता। ये स्पीकर का जो ऑफिस है ये कोई पर्सनल वेंडिटा की वजह से नहीं है कि आईजी आए मुझसे माफ़ी मांगे, चीफ सेक्रेटरी आए मुझसे माफ़ी मांगे, मैं इस सूबे के अंदर अपना क्लाउड बनाऊं। इसके अंदर कोई पर्सनल वेंडिटा के लिए आप उस दफ्तर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो है असेंबली को चलाना। और लिहाजा मैं समझता हूँ कि बजट सेशन स्पीकर का जो भी वेंडिटा है वो पॉलिटिकली खेलें ना, उनको पॉलिटिकली खेलें, कोई ज्यादती हुई है हम उन साथ, लेकिन असेंबली की कार्रवाई को हॉस्टेज ना रखें। लेकिन फिर उसके बाद जो हुकूमत का रिएक्शन आया मैं उसको समझने से भी कासिर हूँ। हुकूमत ने क्या किया जी कि और जो असेंबली का जो सेशन था वो प्रोरोग कर दिया। नो डाउट गवर्नर हैज़ द पावर, लेकिन गवर्नर की पावर ये नहीं है, गवर्नर इज बाउंड बाय द असेंबली इज नॉट बाउंड बाय द गवर्नर। हुआ क्या जी कि एक दिन उस असेंबली को प्रोरोग किया, बीच वाले दिन ऑर्डिनेंस लेके आए और अगले दिन दोबारा कॉल कर लिया। अब आर्टिकल 89 आप पढ़ लें, ऑर्डिनेंसेस बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है, सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस इकबाल कलहरो साहब का एक बेहतरीन फैसला ऑर्डिनेंसेस के ऊपर मौजूद है जिससे पढ़ के मैंने बड़ा कुछ सीखा। कोर्ट्स बार बार कह रही हैं कि ऑर्डिनेंस जो है वो हुकूमत की कोई इनहेरिट पावर नहीं है कि जो कानून चाहें बनाना चाहें। उसका एक लीगल उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि असेंबली सेशन में ना हो और फिर आपने निकालना हो। अब ये हो क्या रहा है, जिस वक्त पीटीआई हुकूमत में थी नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस वर इशूड और हम ये देखते थे कि हम जब ये बात करते थे कि ऑर्डिनेंसेस इस तरह इशू नहीं हो सकते, कोर्ट से बात करती थी तो हमारे टॉक शोज में दाएं और बाएं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUIF वाले बैठे होते थे वो तालियां बजाते थे, बैरिस्टर साहब ने क्या बात की। लेकिन हुकूमत में आते ही आज उन चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं। यानी एक दिन आपने असेंबली की जो सेशन था उसको प्रोरोग किया, बीच में आप ऑर्डिनेंस लेके आए, अगले दिन आपने दोबारा कॉल कर लिया। दिस इज नॉट हाउ असेंबलीज आर रन। स्पीकर साहब की गलती अपनी जगह, लेकिन ये हट धर्मी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी नहीं दिखानी चाहिए। और फिर इसके अंदर एक बात यह है कि दुनिया की कोई भी असेंबली होती है शायद साहब वो अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर खुद बनाती है ताकि हुकूमत उसके उस प्रोटेक्शन का जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं वो प्रोटेक्शन दी ही इसलिए जाती है ताकि हुकूमत उसके ऊपर असरअंदाज ना हो सके। दिस इज अ गवर्नमेंट बाउंड बाय द लॉज, बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग इन द असेंबली। दे आर लीगली, पॉलिटिकली, मॉरली, एथिकली
रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड असेंबलीज ऑफ दिस कंट्री। अब मसला क्या आता है जी कि वो बीच में एक ऑर्डिनेंस करते हैं और स्पीकर्स की चंद पावर्स जो हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं थ्रू एन ऑर्डिनेंस। मैं समझता हूं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ असेंबली की ताकत है, बहुत पावर्स कि रिलीज कर दिया उन्होंने। सिर्फ असेंबली की ताकत है कि वो इसके ऊपर कानून साजी करे। आइन के अंदर ये बात कैटेगोरिकली लिखी हुई है और इन द एब्सेंस ऑफ दोज लॉज ये भी लिखा हुआ है स्पीकर तब तक रूल्स जो है वो फ्रेम करेगा। तो मैं बड़ा एक आपसे आने से पहले मैं एक अपना एक इसके ऊपर एक समझने के एक एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एक जजमेंट देना चाहता हूँ। हाँ, जिस तरह स्पीकर असेंबली को चला रहा है वो गैर आइनी है, वो गैर कानूनी है। और देखें ये हेडलाइंस बनती रहती हैं शायद साहब, लेकिन मरने के बाद इंसान की लेगेसी बहुत कुछ उसको बताती है। हमें आज तक मौलवी तमीजुद्दीन खान केस के अंदर आज भी स्टूडेंट ऑफ लॉ पढ़ता है तो उसको सारा कुछ याद है कि मौलवी तमीजुद्दीन खान का उसके अंदर रोल क्या था। आप आज भी 200 केस पढ़ते हैं, आप आज भी ज़ियाउर रहमान केस पढ़ते हैं, आप आज भी बेनज़ीर भुट्टो केस पढ़ते हैं, आसमा जिलानी केस पढ़ते हैं, तो किरदार सामने लिखे हुए आ जाते हैं। एक तरफ विलन्स आ जाते हैं और एक तरफ हीरोज़ आ जाते हैं। तो पंजाब असेंबली को चलने दे। और मैं ख़ास तौर पे ये कह रहा हूँ हुकूमत को भी कि इनको असेंबली को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। सियासतदानों से हाथ जोड़कर अपील है, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपस के झगड़ों में, आपस की लड़ाइयों में फिर कोई और कुव्वत आ जाए। और आखिरी बात करके मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि देखिए मसला क्या होता है, बहुत डिफरेंट ममालिक दुनिया के अंदर हैं। कोई मुल्क है सीरिया की तरह, लीबिया की तरह, इराक की तरह, जहाँ पे मैं आपको इराक और सीरिया की अगर एग्जाम्पल दूँ, बाथ पार्टी थी। जब स्टेट मशीनरी फेल हुई, आपस में नहीं कर सके, बाथ पार्टी के पास अपने सोल्जर्स थे, अपनी पूरी तंजीम थी, उन्होंने कंट्री को टेक ओवर कर लिया, सिंगल पार्टी स्टेट बन गया। फिर कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जहाँ रियासत स्ट्रांग होती है, वहाँ पे अगर सियासतदान ऐसे लड़ते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई पार्टी तो आके टेक ओवर नहीं करती, लेकिन फिर बॉल या तो जुडिशरी की तरफ चली जाएगी या फिर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ चली जाएगी। और जब वो फोर्स होंगे एक्ट करने के ऊपर तो फिर आप कहेंगे कि आपका तो गैर सियासी किरदार होना चाहिए। तो ये बात हमारे सियासतदान ने समझनी है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? सर थैंक यू सो मच। देखें ये कोई नई बात नहीं है। आपने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये हो रहा है शुरू से 1947 से लेके देखें, तब से आप देखें कि हर 10 साल 5 साल के बाद ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हम पीटीआई की हुकूमत के बाद की अगर हम बात करें तो क्या असेंबली से पहले यही गवर्नर का इशू नहीं था? गवर्नर के इशू में क्या हुआ? यही हुआ ना, आइन के साथ खेला जा रहा था ना। एक उठा के समरी भेज रहा है, वो उठा के डस्टबिन में भेज रहा है। आइन के साथ आपने मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं आइन के साथ। फिर अगर हम असेंबली की तरफ आते हैं तो जनाब आप असेंबली में आप चलाते हैं नवाबों की तरह। आप कहते हैं इनको बाहर निकाल दो, इनको सार्जेंट एट आर्म्स बुला दो, इनको निकाल दो। फिर जब आप सपोज आप कर भी रहे हैं तो हुकूमत को चाहिए कि इसको सही तरीके से रन कर। आपने वो तारड़ साहब को देखा कि वो आइन हाथ में लेके किस तरह की हरकतें कर रहा है। मकसद ये दोनों तरफ से है। ये आप ये एक तरफ से ना समझें कि अगर परवेज़ इलाही कर रहा है तो हमजा शहबाज उससे डबल कर रहा है, जब हमजा शहबाज कर रहा है उससे डबल परवेज़ इलाही कर रहा है। यही असेंबली में जनाब ने परवेज़ इलाही साहब ने गुंडों को किस तरह बुलाया था, डोंट यू रिमेंबर? सर आई एब्सोल्युटली रिमेंबर। यूं कर रहे थे, बल्कि फिर इशारे दे रहे थे। फिर जब उनको मार पड़ी तो फिर जाएं, फिर वो बद्दुआएं देते। फिर जब वो मार पड़ी तो फिर कह रहे हैं भाई मेरा तो अल्लाह है, अल्लाह आपसे पूछेगा, अल्लाह ये करेगा। तो उस टाइम अल्लाह आपको याद नहीं आ रहा था जब आपने गुंडे बाहर से बुलाए थे? तो ये दोनों तरफ से हो रहा है। फिर जब आ जाए हम हमजा शहबाज की तरफ, तो ये क्या आप हुकूमत है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है। आपने क्या लाहौर का अपना कोई बनी वो इनका कौन सा है, जाती उमरा है, जाती उमरा है। आपने समझा कि आपने किसी भी टाइम जो है ना वो ऑर्डिनेंस लेके जो है ना उनको पावरलेस कर दिया। अब स्पीकर को पावरलेस करने का सर एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीका है। कोई भी मकसद स्पीकर को तो आप पावरलेस नहीं कर सकते। मगर एक जो भी कानून लेके आएंगे ना तो उसका एक तरीका है। ये नहीं है कि आप रात को ऑर्डिनेंस लेके आए कि भाई आप किसी असेंबली के अफसर को मुअत्तल भी नहीं कर सकते। और आप मेलाफाइड्स तो देखें सर कि आपका एक चल रहा है रॉक किया, ऑर्डिनेंस लेके आए, रिकन्वीन कर लिया। हाँ, तो ये इससे बड़ी मेलाफाइड क्या है? वो जो अपेरेंट है, वो कहते हैं ना हम जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स करते हैं कि सर मेलाफाइड इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, तो ये तो अपेरेंट है सर। आप अभी असेंबली के पावर्स खत्म कर रहे हैं। ना वो किसी को निकाल सकता है, ना वो किसी को हटा सकता है, ना वो किसी को सस्पेंड कर सकता है, ना वो किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो फिर असेंबली का स्पीकर क्यों रहा?
देखे ना, वो हाउस उसको चलाना है ना सर, हाउस में अपोजिशन भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, और दीगर जो इंडिपेंडेंट लोग भी होते हैं, उन सबको एक साथ चलाना पड़ता है। वो स्पीकर ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट का है, अच्छा, स्पीकर ये भी नहीं होता है कि वो अपोजिशन लीडर का है, वो तो आइन में लिखा हुआ है कि वो है, हालांकि न्यूट्रल नहीं होता है, नहीं, लेकिन किसी भी होना तो है ना, वो तो होना तो आइडियल और नॉर्मेटिव बात में डिफरेंस तो है। हाँ, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप हट धर्मी करके बैठे हैं कि नहीं नून लीग की हुकूमत नहीं चलानी है। भाई कैसे भी आ गई ना आपके पास, यहाँ तो आप रेजोल्यूशन पास करें, आप इस्तीफा देके चले जाएं, आप कोर्ट में चले जाएं, आप किस चीज पे, ये क्या बात हो गई कि अगर नून लीग की हुकूमत चलने ही नहीं देनी है, कैसे नहीं चलने देनी भाई, अब आ गई, अब गवर्नर भी हो गया, गवर्नर भी आ गया। नहीं, बजट में होता क्या है कि सर, बजट में आप अपोजिशन का रोल प्ले करें ना, आप माजरत के साथ, ये तो हम दूसरे चैप्टर में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको दूसरे चैप्टर में कि ये बजट का जरूर रखिएगा कि हमारे साथ बजट में हो क्या रहा है। हम बिल्कुल बजट की बात करते हैं, बाकी इसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बजट की है, स्पीकर की जिम्मेदारी तो है ना कि उसको सी थ्रू करना है, अपोजिशन को उसका टाइम दे दे, गवर्नमेंट को अपना टाइम दे दे, और बड़ा तरीके से चलाएं सर। अयाज सादिक ने नेशनल असेंबली चलाई, बहस लंबी हो गई है, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, रिकन्वीन करते हैं आफ्टर द ब्रेक, कंक्लूड करते हैं हम, टेक अ ब्रेक।